बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज भी हमारा वही टॉपिक है जो कल था, यानी यूएस इलेक्शंस और मुमकिना तौर पे अमेरिका की खारजा पॉलिसी। कल हमने साजिद तार साहब के साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया कि अमेरिका की मुमकिना कैबिनेट क्या होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से और भारत के हवाले से, और बहुत रिच डेटा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी चीन, ईरान और रूस के हवाले से क्या होगी और उसके असरात साउथ एशिया यानी बिलखुसूस पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे। हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के 5 बुनियादी सोर्सेज हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल सिचुएशन, और जब एक्सटर्नल सिचुएशन की बात करते हैं तो अमेरिका इस वक्त फेस कर रहा है राइजिंग चाइना, रिसर्जेंट रशिया और बढ़ता हुआ असर रसूख ईरान का। दूसरा सोर्स सोसाइटल सोर्स है, और वो सोसाइटल सोर्स ये चाहता है कि दुनिया में जारी जंगों में अमेरिका उनसे पीछे हट जाए और उन जंगों को बंद कराए, जिसमें यूक्रेन की वॉर और गज़ा की वॉर है। तीसरा अहम सोर्स गवर्नमेंटल सोर्स है, जो चाहता है कि स्टेटस को रहे, पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी रहे और अमेरिका की इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रेटजी बरकरार रहे। चौथा सोर्स रोल सोर्स है, जो कि अमेरिका की जो सीट प्रेसिडेंट की है वो डिमांड करती है कि अमेरिका को ग्रेट दोबारा कैसे बनाया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इंडिविजुअल है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी शख्सियत है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया कि उनकी शख्सियत एक नॉर्मली है, अनप्रिडिक्टेबल हैं, दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, और अपनी ज़ाती समझ के मुताबिक वो खारजा पॉलिसी को मुरतब करेंगे। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि चूँकि उन्होंने दोबारा सदर बनना नहीं है, तो लिहाजा इस फैक्टर ने उन्हें और ज़्यादा ब्रेव और कॉन्फिडेंस दिया। और फिर जिस अंदाज से उन्होंने सीटें नुमाइंदगान के हाउस के अंदर ली हुई हैं और सेनेट के अंदर लिया है, और जिस तरह से उन्होंने तकरीबन अमेरिका के हर सेगमेंट से वोट लिए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं। आज की इस गुफ्तगू को आगे चलाने के हवाले से जो मेहमानान मैंने लिए हैं उनका तारुफ मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं। आज के इस मुज़ाकरे के लिए जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उसमें एहतशामुल हक साहब हैं, चाइना मीडिया ग्रुप से। आपने चीन से हमें ज्वाइन किया है। एहतशामुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और साथ मशरिक़ वस्ता के एक्सपर्ट, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कंदील अब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को होस्ट और एनालिस्ट साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त कि चीन की तरफ से जो रद्द अमल है वो अब तक कोई खुल खुला के नहीं आया, और मुबारकबाद नहीं कही उन्होंने, और अलबत्ता उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि माजी की तरह ट्रेड वॉर नहीं होगी। और ईरान के हवाले से भी कहा गया है कि माजी की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। तो कैसे देखते हैं, जो कल हमारी गुफ्तगू साजिद तार साहब के हवाले से हुई, उसमें तो वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट, टैरिफ जो है वो एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चाइना और रशिया का इतना खुल के ना बोलना, और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया, फौरन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, अभी बड़ा टाइम समझते हैं वो पड़ा हुआ है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम फौरन बात करें और मुबारकबाद दें। सो मेरा ख्याल है कि ये एक तरीकाकार है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालने का, कि दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं, लेकिन जो मेन राइवल हैं, और रशिया तो बिल्कुल राइवल है, और चाइना पार्टनर भी है और राइवल भी है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि चाइनीज जवाब तो आ जाएगा, लेकिन रशियन लेट आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरा ख्याल है कि चाइनीज बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक तो चाइना ने ये किया है कि इंडिया के साथ जो अपनी नॉर्मलाइजेशन की है एलएसी के ऊपर, बेसिकली वो तमाम अमेरिका के पार्टनर्स को तोड़ना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस जनरेट करके। और अगर अमेरिकन ये पॉलिसी जो टैरिफ्स को इंक्रीज करना या जो ट्रेड वॉर्स की वो बात करते हैं, इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि अब आप आसियान को ले लें, आप यूरोपियन यूनियन को ले लें, ये तमाम जो ब्लॉक्स हैं इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट है चाइना के ऊपर कि आज अगर ये चाइना से पीछे हटते हैं तो इनकी अपनी इकोनॉमीज वो क्रम्बल करेंगी, गिर जाएंगी और ये कमजोर होंगे। तो अमेरिका जितना भी टैरिफ्स इंक्रीज करता है, या या जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाता है, मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर पाएगा।
इसमें आप फ्रांस की मिसाल ले लें, ब्राजील की मिसाल ले लें, आसियान ममालिक की मिसाल ले लें और बहुत सारे और यूरोपियन ममालिक की मिसाल ले लें। इनकी इकोनॉमी चाइना के साथ बहुत जुड़ी हुई है। सो देखना ये है कि ऐसा क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप कि वो प्रेशराइज कर सकेंगे चाइना को। मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, रशिया की कंडीशन डिफरेंट है, दुनिया रशिया के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका के अपने पार्टनर नहीं चाहते कि चाइना को जो है वो कॉर्नर किया जाए। अगर वो किया जाता है तो उनकी जो है वो हिलेगी। बिल्कुल ठीक, आपने तीन इश्यूज़ की तरफ इशारा दिया, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़। ताइवान, जनूबी चीन पर आबी जो मामला है जिसमें चीन अपना हक समझता है, और तजारत के ऊपर आपने बात की। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी एहतसाम साहब, आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि अमेरिका नहीं कर पाएगा ट्रेड वॉर को जारी, लेकिन अगर ये होती है और टैरिफ बढ़ता है तो क्या आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान जैसे ममालिक को फ़ायदा होगा? बिकॉज डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी इकॉनमी को, कमोडिटीज़ जो चाइना प्रोड्यूस करता है वो सस्ती होंगी हम जैसे ममालिक के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अभी लेटेस्ट खबर तो ये है कि चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम दे दिया गया है अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप को, और साथ ही उस पैगाम में ये कहा गया है कि हम माजी से सबक सीखते हुए जो गलतियां हुई हैं उनको नहीं दोहराएंगे, और बाहमी एहतराम और इसके अलावा जो दोनों ममालिक की तरक्की है उसमें ये कहा गया कि वो जो विन विन सिचुएशन है उसकी जानिब बढ़ा जाएगा और कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाएगा। चूंकि मैं माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, चूंकि इंडिया से कॉल गई है, पाकिस्तान से ट्वीट गया है, तो सदर जी की तरफ से कॉल गई है, ट्वीट गई है, या दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी की है? जी, ये सदर की जानिब से खत जाता है, तो ये सदर की जानिब से खत गया है। उसमें ये तमाम मतन उसका मैं आपको उसको समराइज करके बता रहा हूँ जो उसमें जो बात की गई है। जी। तो ये एक अभी ये डेवलपमेंट एक तो ये हो गई, और उससे कबल जो दफ्तर खारजा का बयान सामने आया था वो ये था कि हम अमेरिका में जो अवाम है उन्होंने जिसको मुंतखब किया है हम उसकी राय का एहतराम करते हैं, और उससे कबल जो यहाँ सरकारी मीडिया पर जो तबसरे शाया हुए हैं उनमें कुछ कंसर्न्स यकीनन जाहिर किए गए थे, और उसकी भी अगर मैं आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज बताऊं तो वो ये थे कि हम ये ख्वाहिश जरूर करते हैं कि कोई ऐसा आइडियल सिनेरियो हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां दोनों ममालिक आपस में तसादुम की राह पर न चलें बल्कि ताउन की राह पर चलें, लेकिन चीन को इस बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता चीन ये चाहता है कि कोई ऐसी राह निकाली जाए जिसमें माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं, और उसमें साथ ही ये था कि जो चीन की शराइत हैं वो डॉक्टर साहब तीन बुनियादी चीजें हैं जिसके बारे में चीन बारहा बात करता रहा है और अभी भी उसी पे कंसर्न्स यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ताइवान का मामला है जिस पर चीन कहता है कि ये उसकी रेड लाइन है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा मामला जो पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा उठा है और उस पर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि टेंशन्स भी हैं, वो बहरा जनूबी चीन का मामला है जिसमें फिलिपाइन के हवाले से चीन बहुत ज्यादा अब शिकवा भी चीन ने किया है, शिकायत भी की है, और ये कहा है कि ये बैरूनी कुव्वतों की वजह से तमाम मामला जो हैं ये टेंशन्स बढ़ रही हैं जो चीन का आबी इलाका है। और उस पर जाहिर है हम सब जानते हैं कि ट्रंप दौर में ही जो गुज़श्ता दौर था उसमें वो टेंशन्स बढ़ गई थी, और फिर अमेरिका का यहाँ मौजूद होना और उसकी जंगी एक्टिविटीज और उसके जंगी जहाज, ये तमाम चीजें हम सब जानते हैं। तो एक वो कंसर्न लाजमी है, और तीसरी चीज वो तिजारत के हवाले से है जिस पे चीन का मौकफ है कि दुनिया को जिस तरह से मौके दिए जाते हैं उसी तरीके से चाइना को भी मिलने चाहिए। अब हो क्या सकता है, आपने कहा कि वो तिजारत वाले मामला जो हैं वो ठीक होंगे, मुझे नहीं लगता कि फिल वक्त ऐसा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसको फौरी तौर पर अडॉप्ट करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा और शायद ये कंटिन्यू रहे। इसमें शिद्दत आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में भी यहाँ राय ये जाहिर की जा रही है कि शायद इसमें शिद्दत आए, क्योंकि जो ट्रंप का जो गुज़श्ता का दौर है उसमें ये फील किया जाता है कि शायद वही पॉलिसी जो उस वक्त अडॉप्ट हुई और एक कहना चाहिए कि मुसाबिकती स्ट्रेटेजिक वॉर की किसी सूरत में सामने आया सब कुछ, तो शायद वो हो। लेकिन जो ओवरऑल कंसर्न्स हैं शायद मईशत को लेकर चीन की अपनी तैयारियों में मजबूत मुझे दिखाई देता है, क्योंकि चीन ने दूसरे जो रास्ते हैं उनको खोला है अपने लिए। लेकिन जो मेन इशू है वो ताइवान का मामला होगा जिस पर चीन कहता है कि वो उसकी रेड लाइन है।
बिल्कुल ठीक, आपने 3 इश्यूज़ की तरफ इशारा दिया, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़। ताइवान, जनूबी चीन पर आबी जो मामला है जिसमें चीन अपना हक समझता है, और तजारत के ऊपर आपने बात की। डॉक्टर कंदिल अब्बास, ईरान के हवाले से जो ये उनके दफ्तर ख़ारजा का बयान आया है कि पॉलिसियों के अंदर दोनों ममालिक की तब्दीली रूनुमा नहीं होगी बल्कि स्टेटस को रहेगा, तो लगता है ये कि एक जनरल कोऑपरेशन तो नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान में, जनरली तो लगता है कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन स्पेसिफिक कोऑपरेशन आपको नज़र आता है। अफ़गानिस्तान के मामले में हमने देखा, इराक़ के मामले पे हमने देखा, और फिर इस वक्त भी जो रेस्ट्रेंट नज़र आती है इजराइल और ईरान के दरमियान में, उसमें भी अमेरिका का किरदार नज़र आता है। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद कोई इसमें तब्दीली रूनुमा होगी? जी बहुत शुक्रिया। वजारत खारजा का चीज़ ये आई थी, अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से वो कहते हैं कि हमारे बड़े तल्ख तजुर्बात रहे हैं, यानी ख़ासतौर पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, और ख़ासतौर पे पोस्ट रेवोल्यूशन की वो ये बात कर रहे हैं कि जब भी अमेरिका में कोई इंतखाबात होते हैं तो उससे ईरान ने कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई, इसलिए कि डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, ईरान के लिए नताइज एक जैसे रहे हैं। और फिर ईरान के प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में कौन इलेक्शन जीतता है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप से हम ये पूछेंगे ये 2 शूज़ वाला क्या मामला है। ये तो चलें उस वक्त की बात है जब अमेरिका की पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, और क्यूबा के हवाले से एक कंसिस्टेंसी नज़र आती थी जिसमें कास्ट्रो साहब से भी जान छुड़ाना चाहते थे। लेकिन अब ट्रंप का मामला ज़रा डिफरेंट है, नॉर्मली है, चेंज मुतवक्के है, इस पे ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले डॉक्टर कंदील साहब बता रहे थे कि 2 शूज़ का मामला उन्होंने उठाया और रेफरेंस दिया फीडल कास्ट्रो का, जो कि नॉन कम्युनिस्ट थे, क्यूबा के सदर और काफ़ी अरसे तक रहे, और अमेरिका की बावजूद कई कोशिशों के उन्होंने पावर को सस्टेन किया। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा प्लीज़। जी देखिए, उस वक्त जो कास्ट्रो को प्रॉब्लम थी अमेरिका से, आज ईरान को भी वही प्रॉब्लम है। और ईरान का यानी उस वक्त कास्ट्रो ने ये कहा था कि जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन हैं ये एक सेम पार्टी के 2 विंग्स हैं, और मेन पार्टी जो है अमेरिका की वो ज़ायनिस्ट्स हैं, और उनके 2 विंग्स हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं और दूसरे रिपब्लिकन हैं। और आगे उन्होंने डिटेल में कहा था कि जो रिपब्लिकन है ये ज़ायनिस्ट का हार्ड फॉर्म है, और जो डेमोक्रेट्स हैं ये ज़ायनिस्ट की सॉफ्ट फॉर्म है, और इसी बेस पे उनके सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन बैक पे जो एक ही पार्टी है उनके मफादात के लिए वो काम करते हैं। तो इस वक्त जहां ईरान के ऊपर हम आके बात करते हैं, तो आप देखिए कि ट्रंप के बारे में तो ईरान के तजर्बात इंतहाई सख्त रहे हैं, मुश्किल रहे हैं, इसलिए कि एक तो उन्होंने जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ हुई थी उससे यूनिलैटरल विड्रॉल किया। एक बड़ी कोशिश हुई थी कि ईरान को मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लाया जाए, लेकिन ट्रंप ने अपनी साबका कैंपेन में ये कह दिया था कि वो अगर जीत गए तो इससे यानी ख़त्म कर देंगे। वो उन्होंने करके दिखाया जीतने के बाद। इसके बाद उन्होंने जो ब्रूटैलिटी दिखाई थी वो कासिम सुलेमानी को असैसिनेट करके दिखाई थी, और उसको ऑफिशियली ऑन भी कर लिया था। ये वो चीज़ें हैं कि इसके बैकग्राउंड के साथ अगर हम देखें तो अब ईरान भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ईरान की पॉलिसीज़ में भी अब हमने देखा है कि जब ईरान को टेस्ट करने के लिए इजराइल के ज़रिए अटेम्प्ट की गई, तो ईरान ने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल का यूज़ करके और बड़े प्रिसाइज अटैक करके ये पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अमेरिका को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि देयर विल बी नो कम्प्रोमाइज़ ऑन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ईरान। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा वाकई, इसलिए कि ईरान का जो प्रॉब्लम है वो मिडिल ईस्ट के रीजन में अपने मफादात और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक काम करना है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट के उसके इशारों पर सारे मुल्क चलें, और वहाँ का जो पेट्रो डॉलर है वो हर सूरत वापस यूरोप और अमेरिका के पास आए। लेकिन ईरान की जो 2500 साल पुरानी शहनशाहियत थी उसको ख़त्म करने के बाद ये मूव हमें अभी साबका दौर में नज़र आ चुकी है जब अरब स्प्रिंग आया था। लेकिन मैं ये प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये एक वेव फिर आने का इम्कान है अरब रीजन में, और जिसको अमेरिका और इजराइल रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि रोज बरोज जो स्टेट और सोसाइटी है मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
और एक ऐसा अचानक वेव आ सकती है जिससे एक न्यू अरब स्प्रिंग हो, और इसको इस दफा अरब स्प्रिंग नहीं बल्कि इस्लामिक अवेकनिंग का नाम दिया जा सकेगा। अच्छा, ये जब मैं वापस दोबारा आपके पास आऊँगा डॉक्टर कंदील, तो मेरा जो बुनियादी सवाल होगा और बड़ा अहम सवाल है, मैं समझता हूँ कि फिर अगर इस हद तक अमेरिका और ईरान के दरमियान में इख्तलाफात हैं, इनफैक्ट मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर, तो फिर अमेरिका रेस्ट्रेंट क्यों शो करता है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा 52 टारगेट्स को हम हिट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिट नहीं किया और रेस्ट्रेंट करवाया गया खुद इजराइल से भी और ईरान से भी कि मिडिल ईस्ट में मेजर वॉर इरप्ट न हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुराना पार्टनर है ईरान, पुरानी सिविलाइजेशन है, तो ईरान के साथ बनाए रखना ये बेहतर है? एहतसाम उल हक साहब, इससे पहले कि डॉक्टर कमर चीमा साहब आपसे सवाल करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तासुर ये है कि चाइना, रशिया और ईरान एक किस्म का अलाइंस है, गो कि कोई फॉर्मल अलाइंस नहीं है, अलबत्ता डिफेंस एग्रीमेंट ईरान और रशिया की आपको नज़र आती है। तो क्या ये तीनों ममालिक चूँकि एससीओ के अंदर भी हैं और ब्रिक्स के अंदर भी हैं, तो ये कोई कंटेन करेंगे? जिस तरह से नज़र भी आया, ये तासुर भी है कि ये कंटेन करते हुए नज़र भी आ रहे हैं इन्फ्लुएंस अमेरिका का, चाहे वो ईस्ट एशिया का मामला हो या वेस्ट एशिया का मामला हो, सीरिया का मामला हो या फिर हौसियों का मामला हो यमन के हवाले से। तो आपको लगता है कि ये जो अलाइंस है तीनों का, वो बरोए कार लाएंगे, उसको मज़ीद फॉर्मल करेंगे, एक्टिव करेंगे, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है उसको टैकल किया जा सके? तो डॉक्टर साहब, अब जितनी बातें मैं करूंगा ये मेरा तज्जिया है, जाहिर है इसमें कोई खबर नहीं है। बात यह है कि अभी दो शूज की बात हो रही थी, तो अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें कम से कम ये तब्दीली तो हमारे पास मुतवक्का है कि कुछ ना कुछ तो नया होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जिस तरह से हम उनकी पर्सनैलिटी पे भी बात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और इसके अलावा जो उनका तरीक़ाकार है उस पर भी बात कर चुके हैं। अब जो एडवांटेज हो सकता है इस वक्त दुनिया को, वो ये कि उन्होंने अपनी कैंपेन में एक बात की जिसको इस वक्त सब कोट भी कर रहे हैं कि मैं जंग खत्म करना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं दूसरी साइड पे भी उनको भी कहूंगा, इसराइल से भी बात करूंगा, ये भी खत्म करूंगा। तो अगर ये हो जाता है, जिसके चांसेस अब लगता है कि शायद हो, और इस ज़मीन में मेरा एक और अंदाजा भी है, वो ये कि शायद इसराइल भी अब तक ये तमाम कोशिशें और जो जितना भी उन्होंने टारगेट किया हिजबुल्ला की लीडरशिप को, या इवन लबनान में भी जो लीडरशिप थी, वो इसलिए कि उनको भी ये मालूम था कि इस वक्त तक हमारे पास वक्त है और उसके बाद हो सकता है स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, और उनको भी शायद फेस सेविंग के लिए अब कोई चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चेहरा जिस पे वो कह सकें कि हाँ अब हम किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं और सीज फायर करते हैं। तो मेरी अपनी दानिश में अगर ये सारी चीजें होती हैं, यानी यूक्रेन की वॉर आप खत्म कर देते हैं, आप फलस्तीन के मामले को थोड़ी देर के लिए बेहतर करते हैं, सीज फायर करते हैं, मैं दो रियासती हल की तरफ अभी बहुत दूर की बात है वो, लेकिन अगर ये दोनों चीजें भी हो जाती हैं तो इसका लामुहाला एडवांटेज रूस को भी है और चाइना को बहुत ज्यादा है। अच्छा, वैसे अगर थोड़ी देर के लिए एहतसाम भाई, थोड़ी देर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, मैं चाहता हूँ इस पर रिएक्शन डॉक्टर कंदील का भी ले लूँ। डॉक्टर कंदील, क्यों चाहेगा हिजबुल्लाह और हमास के वो सीज फायर हो जब उनकी लीडरशिप मारी जा चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल हो चुका है, उनके सिविलियंस मारे जा चुके हैं, और नॉर्थ गज़ा को इजराइल कहता है कि हम फ़लस्तीनियों को दोबारा इधर आबाद नहीं होने देंगे, तो वो क्यों कर सीज फायर के लिए जाएंगे? देखिए, अभी जो पोस्ट इलेक्शन स्टेटमेंट हिजबुल्लाह की तरफ से आया है, उन्होंने ये इस स्टेटमेंट में कहा कि जंगबंदी के लिए जो भी कोशिश होगी हम इसका खैर मकदम करेंगे। अच्छा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से वो किसी से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं करना चाहते। यानी तकरीबन ये उसी तरह के स्टेटमेंट है जो ईरान की तरफ से आया है। उनका मतलब ये है कि हम जो अपने राइट्स हैं, जो अपने टारगेट्स हैं, जो अपने अहदाफ हैं, उसके हसूल के लिए हम चलते रहेंगे। लेकिन जहां तक ट्रंप साहब का ये दावा है कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, मेरा ख्याल है उनके इलेक्शन से 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था एक्स के ऊपर भी, और उसमें उन्होंने ये बात मिडिल ईस्ट के हवाले से भी कही। लेकिन ज़रा उसको अगर रीड किया जाए तो मुझे जो उससे समझ आई है, वो बार बार उसमें ये कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा मिडिल ईस्ट के अंदर, खासतौर पे फ़लस्तीन के हवाले से और लबनान के हवाले से, उन्होंने कहा कि वंस फॉर एवर वी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम।
और उसमें से जो वाइब्स आ रही थी बिल्कुल वही वाइब्स हैं जो नेतन्याहू की हैं कि एक तो वो चाह रहे हैं कि गजा से और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे, अगर जो रहना चाहते हैं वो इजरायली सिटीजन बन के रहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल बी एलिमिनेटेड। जी दूसरा पॉइंट, एक तो वो फिलिस्तीनियों को एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे, अदरवाइज वो चाह रहे थे कि इजरायली सिटीजन बन के रहेंगे, यानी फिलिस्तीन का कोई नक्शा उनके जहन में नहीं है। और दूसरा जो लेबनान का सोल्यूशन उनके जहन में है वो ये चाह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को भी वंस फॉर एवर एलिमिनेट कर दिया जाए और यहाँ से लेबनान से जो इजराइल के लिए एक परमानेंट खतरा है इसको भी खत्म कर दिया जाए। अगर इस तरह का सोल्यूशन ला के ट्रंप साहब इलाके से जंगों को खत्म करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली होगी। इस वक्त ईरान का जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और मेरा ख्याल है इस तरह की कोई अटेम्प्ट आएगी तो वो ना सिर्फ ये कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक जंग की तरफ ले जाएगी, बल्कि मुमकिन है जो ईरान के साथ चाइना और रशिया का अलायंस है उसकी वजह से हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएं। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने दोनों हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मैं ये सवाल तो डॉक्टर कंदील से करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपकी भी एक्सपर्टीज इसके ऊपर है, आप जवाब दीजिए, फिर सवालात भी कीजिएगा मेहमानों से कि अमेरिका रेस्ट्रेंट क्यों शो कर रहा है ईरान और इजराइल की वॉर के हवाले से और फिर एग्रेसिव नहीं होना चाहता मिलिटरली, मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करना चाहता ईरान के हवाले से, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, इसमें जो मुझे चीज़ समझ आती है, पहली बात तो ये है कि ये जो अमेरिका के जो इलेक्शंस थे इसने तमाम कैंडिडेट्स को और पर्टिकुलरली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रोक के रखा हुआ था और वो कोई ऐसा स्टेप खुद नहीं लेना चाह रहे थे। मेरी एक ऑब्जर्वेशन इस हवाले से है, जो ऑलरेडी वो सपोर्ट कर रहे थे, आप देखें वही कैमला हैरिस के जो है वो गले पड़ गई और वो इलेक्शन जो है हारने की उनकी वन ऑफ द रीजंस ये है कि अमेरिका के अंदर ये चीज़ थी कि इन्होंने ये जेनोसाइड और ये सारा कुछ अमेरिका ने इसमें सपोर्ट किया, ये साइलेंट रहा है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है वो अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें डायरेक्टली इन चीज़ों में अभी नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर ईरान के साथ कोई मिलिट्री ऑप्शन वो इस्तेमाल करते हैं तो उस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिकन फौजें बैठी हैं, सो डिटेरेंस से वो ज़्यादा काम लेना चाहते हैं एंड एक्टिव मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट वो नहीं करना चाहते। देन आपको पता है कि जब रिसेंटली ईरानियन नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने पूरे खित्ते के अंदर आउटरीच की है कि जहाँ जहाँ पे अमेरिकी फोर्सेस बैठी हैं, ये बताया गया है कि अगर हम पे हमला किया जाता है तो हम अगर रिटेलिएट करते हैं तो फिर इसमें ये आप पे रिटेलिएशन नहीं हो सकती, ये उन फोर्सेस पे रिटेलिएशन हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए जो टारगेट है वो अमेरिकी टारगेट है। सो मेरा ख्याल ये है कि एंड देन अबव ऑल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट करके अपने जो अरब पार्टनर्स हैं उनको भी किसी कंफ्यूजन में और मसले में नहीं डालना चाहता, बिकॉज उनको एक पैगाम ये दिया गया है कि हमने आपको ईरान से बचाना है। अगर वो खुद ही अमेरिका इन चीज़ों में इंगेज हो जाता है कि अमेरिका की अपनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान के होने की वजह से अमेरिका के पार्टनर्स मुतासर होते हैं, तो देन वो सारे का सारा जो मकसद है कि अमेरिका इन तमाम पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनी इरानियन एग्रेशन इन केस इफ देयर इज एनी, तो वो सारा जायल हो जाए। तो मैं इसको, मेरा ख्याल है ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो मोटे मोटे मैं समझता हूँ। लेकिन मैं इत्तिशाम साहब से सवाल करना चाहता हूँ, चाइना में क्या फीलिंग है? चाइना परेशान है, चाइना खुश है, या कि आप समझते हैं कि चाइना समझता है कि हम डील कर लेंगे और हम डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज कर लेंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मैंने ये कहा कि जो बयानात हैं जो हुकूमती और जिस तरह की हमें अभी स्ट्रेटजीज नजर आ रही हैं, परेशानी शायद किसी हद तक फ्यूचर के हवाले से है, लेकिन ये परेशानी नहीं है कि कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि वो ये कर लेंगे। परेशानी ये है कि जो रफ्तार थी चीन की तरक्की की, उसमें काफी ज्यादा कमी हमें नजर आ रही है और उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो जंगों ने पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज कर दिया है और चीन बार बार ये कहता है कि इस वक्त दुनिया को इस दहाई की सबसे बड़ी तब्दीलियों का सामना है और जाहिर है वो तब्दीलियां इन जंगों की सूरत में ही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एक वो जरूर एक फैक्टर है। चीन में किसी किस्म की परेशानी सिवाय तिजारत के हवाले से नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी चीजें आप देखें फिलिपाइन के हवाले से वो उनके साथ इंगेज्ड हैं, जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से, हालांकि चीन को शिकायत है लेकिन मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसके अलावा जापान के साथ उनका एक बहुत बड़ा तस्फिया है और अभी जो रिसेंट जो इत्तेहाद बना इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और अमेरिका के साथ, उसके बावजूद उन्होंने जापान के साथ अभी रिसेंटली 2 रोज कबली मुज़ाकरात किए हैं और ये सोचा है कि हम इस पर आगे बात भी करेंगे और ये इत्तेफाक भी हुआ है। तो इसीलिए चीन अपनी तैयारियों के हवाले से भरपूर है।
मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी। मैं इन्हीं प्रोग्राम्स में आपको बार बार डॉक्टर साहब ये कहता रहा कि सऊदीया का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आइंदा आने वाले चंद सालों में। और अब आप ये देखें कि एक और एडवांटेज, आप इसे एडवांटेज कहें या आप ये समझें कि सऊदीया के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि बारहा हम ये दावा सुन चुके हैं कि दोनों के दरमियान आपस में दोस्ती भी बहुत है, यानी सऊदी किंग की और डोनाल्ड ट्रंप की। तो मुझे ये लगता है कि अगर कहीं चीजें सेटल भी होंगी, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से ये बात कर रहा हूं ट्रंप की, कि शायद वो अपनी दोस्तियों को और अपने असर रसूख को इस तरह से इस्तेमाल करके चीजों को जल्द बेहतर कर सकें। वरना ज्यादा से ज्यादा हम यही सोचते ना कि क्या हो जाएगा, जो चीजें चल रही थी वो तो चल ही रही, और अमेरिकी पॉलिसी हमें पता है कि बहुत ज्यादा शिफ्ट तो फौरी तौर पर नहीं होती, लेकिन एक ये चांस हो सकता है दुनिया के लिए कि शायद हम चीजों को बेहतर तौर पर देख सकें। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप सवाल करना चाहें डॉक्टर कंदील अब्बास से। जी डॉक्टर साहब, जो आपसे सवाल मेरा वो ये है, आपको क्या लगता है ट्रंप क्या कर सकते हैं मिडल ईस्ट के अमन के हवाले से? वो कहते तो हैं मैं जंगें बंद करवाऊंगा, लेकिन लगता तो मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम देखें तो उन्होंने एक नया डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। आप क्या समझते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी मिडल ईस्ट में, या क्या आप समझते हैं कि जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? देखिए, अगर तो ट्रंप साहब अमेरिका की जो माजी में 4 दहाइयों में पॉलिसियां रही हैं उससे सबक हासिल करना चाहें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हालात पैदा हो सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें थी मेन जो अमेरिका चाह रहा था। उसमें सबसे पहली चीज़ थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए, वो नहीं कर सके, और ईरान आज आपको पूरे रीजन में नज़र आ रहा है। ईरान का अलायंस आपको चाइना और रशिया के साथ नज़र आ रहा है, बल्कि उल्टा अमेरिका वहाँ से आइसोलेट हो रहा है। दूसरी बात ये थी कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते थे। मैं समझता हूं कि ना तो वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक सके, अगर वो न्यूक्लियर बम अगर बना नहीं चुके तो मेरा ख्याल है उसके बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तीसरी बात यह है कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के वो रोकना चाहते थे, और अभी ये साबित हो गया कि ईरान सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक लेवल पर पहुंच चुका है, और उसकी जो टारगेट के लिए प्रिसाइज करके उन्होंने अटैक करके प्रूव कर दिया है कि वो कितनी टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं। अब ये 3 चीजें देखने के बाद अगर वो अपनी रिवाइज करें तो जो बाइडेन साहब से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जो वादा करके आए थे कि JCPOA को वो दोबारा रिवाइव करेंगे और ईरान को मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर लेके आएंगे, ये बहुत अच्छा इकदाम होता। लेकिन चूंकि ट्रंप साहब उसमें यूनिलैटरल विड्रॉल कर गए थे, अब अगर आने के बाद ये दोबारा से कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि ईरान को इग्नोर करने की बजाय, उसको आइसोलेट करने की बजाय, उस पर पाबंदियां लगाने की बजाय उसको जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है उसका पार्ट बनाए, उसके अंदर लाएं, तो फिर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस ईरान के लिए भी आ सकेंगी। लेकिन अगर ईरान के खिलाफ इन्होंने ऐसी पाबंदियां लगाने की मजीद कोशिश की तो मेरा ख्याल है कि इससे हालात मजीद खराब होंगे। खासतौर पर अब जबकि चूंकि पहले एक क्वेश्चन हुआ था कि अमेरिका रिस्ट्रेंट क्यों शो कर रहा है, मेरा ख्याल यह है कि आपने इससे पहले खुद बड़ा अच्छा तजिया दिया कि रीजन में उनके जो टारगेट्स हैं वो ईरान के लिए बड़े लेजिटिमेट टारगेट्स बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस्माइल हनिये और हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद आखिरकार इसराइल इसमें कामयाब हो गया था कि ईरान को ड्रैग कर ले वॉर में, और ड्रैग होने के बाद मेरा ख्याल है अमेरिका ये चाह रहा था कि ये टेस्ट करे कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, और वो कैपेबिलिटी टेस्ट हो गई है कि ईरान ने शुरू में तो अपनी कैपेसिटी सिर्फ 10% शो की थी लास्ट जो उनका अटैक था, लेकिन इस दफा वो यानी 50-60% तक की कैपेबिलिटी शो की है। मेरा ख्याल है अब अमेरिका बहुत ज्यादा एहतियात करेगा कि ऑल आउट वार की तरफ, फुल स्केल वार की तरफ ना जाएं। उससे अगर पूरा रीजन डिस्टर्ब होता है तो मेरा ख्याल है कि पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की, वर्ल्ड की इकॉनमी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इनस्टेबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे इनफैक्ट इकॉनमी नहीं चल पाती। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने इस वक्त विज़िट पे किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तकरीबन सारी जमातों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, गवर्नमेंट के साथ भी मुलाकात हुई है, और फिर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है। क्या पाकिस्तान अमेरिका के ज़्यादा करीब होते हुए अपने जो मफादात चाइना और ईरान के हवाले से हैं वो कंप्रोमाइज़ करेगा? ये वो सवाल है जो मैं चाहता था कि इस गुफ्तगू का हिस्सा हो, लेकिन वक्त के दामन में चूँकि गुंजाइश नहीं रही तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसको हम कैरी ऑन करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे डॉक्टर कमर चीमा को इजाज़त दीजिए, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब और एहतसामुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय से हमें नवाजा। अल्लाह हाफ़िज़।